नमस्कार, मैं हूँ जीके सिंह। एक बार फिर से आप सबों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ प्रेरणा कोचिंग सेंटर के इस एजुकेशनल चैनल पे। बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आपके 10th क्लास के क्रैश कोर्स का तीसरा वीडियो, जिसमें आज हम लोग अध्ययन करेंगे 101 प्रश्नों से लेकर के 150 प्रश्नों के बीच का ऑब्जेक्टिव डिस्कशन। और कुल मिलाकर के हम आपको इस क्रैश कोर्स की जो सीरीज हम लोग चला रहे हैं वीडियो का, इसमें लगभग 400 प्रश्नों का ऑब्जेक्टिव डिस्कशन कराएंगे। यदि आप इसको कंप्लीटली देख लेते हैं तो निश्चित रूप से आपके एग्जाम में इससे बाहर जो है सवाल नहीं पूछा जाएगा। तो चलिए बिना समय व्यतीत करते हुए आज का हम लोग का पहला सवाल है जिसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। पहला सवाल है बालक की बाल गंगाधर तिलक ने, आपको पता है बाल गंगाधर तिलक हमारे देश के एक बहुत बड़े राष्ट्रवादी व्यक्ति थे। इन्होंने अखबार का जो है ना प्रकाशन, अखबार का नाम है केसरी। और यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि ये जो केसरी का जो प्रकाशन किए थे वो किस भाषा में किए थे। तो आपका क्या है कि यहाँ पर मराठी है, बंगाली है, उड़ीसी उड़िया है और तेलुगु है। तो आपको बता दें कि बाल गंगाधर तिलक के द्वारा केसरी का प्रकाशन किया गया था मराठी भाषा में। तो याद रखिएगा 101 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट सवाल हम लोग बढ़ते हैं 102 नंबर सवाल पे। कह रहा सिक्किम भारत का राज्य कब बना। तो आपको ये बता दें कि जब हम लोग का देश आज़ाद हुआ तो उस समय सिक्किम जो है भारत का राज्य नहीं बना था। सिक्किम जो है भारत का राज्य बना बाद में। सिक्किम जो है भारत का राज्य बना बाद में। और ये कब बना, तो ये बना है 16 मई 1975 ईस्वी को। चूंकि यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है 26 अप्रैल 1975 ईस्वी, लेकिन इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 16 मई 1975 ईस्वी को। याद रखिएगा कि सिक्किम जो है भारत का राज्य बना था कब, 16 मई 1975 ईस्वी को। और ये जो है हम लोगों के देश का 22वां राज्य था। अभी कुल मिलाकर के कितने राज्य हैं आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। उस समय जब सिक्किम जो है, जब ये भारत का हिस्सा बना था तो ये हम लोग का था 22वां राज्य। याद रखना ये कौन सा राज्य था, तो ये हम लोगों का था 22वां राज्य। और इसको जो है भारतीय संविधान के संशोधन नंबर 36 के अंतर्गत जो है भारत राज्य का, भारत जो संघ देश है उसका एक राज्य घोषित किया गया था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा कि सिक्किम भारत राज्य कब बना, भारत का राज्य कब बना, तो सही आंसर हो जाएगा 16 मई 1975 ईस्वी। इसका सही आंसर हो जाएगा 16 मई 1975 ईस्वी में। अगला सवाल है कि भारत के प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता। आप सबको पता है कि जब चुनाव हम लोग जीतता है तो जैसे अभी नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हैं, तो इनको चुनाव जीतने के बाद शपथ कौन दिलाया होगा, तो इनको शपथ दिलाने का काम करता है बालक राष्ट्रपति। याद रखिएगा कि इनको जो शपथ दिलाने का काम है वो कौन करेगा, तो वो करेगा राष्ट्रपति। याद रखना है जैसे अभी द्रौपदी मुर्मू जी हैं तो वही है प्रधानमंत्री को क्या करेंगे, शपथ दिलाएंगे। तो 103 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट सवाल है 104 नंबर। कह रहा कि इनमें से कौन एक राष्ट्रीय दल नहीं है। देखिए राष्ट्रीय दल के लिए एक मानक होता है कि कम से कम लोकसभा या विधानसभा के चुनाव में 7% मतदान लाना पड़ता है इसको विभिन्न राज्यों में। तो यहाँ पर आपको कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो कि राष्ट्रीय पार्टी है, इसका वर्चस्व पूरे देश भर में है। आम आदमी पार्टी भी इधर क्या किया है, धीरे धीरे अपना वर्चस्व कायम किया है। और भारतीय जनता तो अभी केंद्र में सरकार इनकी है, तो ये तो निश्चित रूप से राष्ट्रीय पार्टी है। तो यानी ए नंबर भी राष्ट्रीय पार्टी है, बी नंबर भी यानी आम आदमी पार्टी यानी अरविंद केजरीवाल की जो पार्टी है वो भी अभी क्या है, राष्ट्रीय दल है। और अभी तृणमूल कांग्रेस जो है ये राष्ट्रीय दल नहीं है। तो चूंकि नहीं है सवाल में था तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला सवाल बढ़ते हैं 105 नंबर। कहता है इनमें से किस देश का राष्ट्रपति रबर स्टंप की तरह काम नहीं करता है। अब देखिए बालक कहने रबर स्टंप का मतलब क्या हुआ कि राष्ट्रपति सिर्फ नाम का हो। बालक रबर स्टंप का मतलब होता है कि राष्ट्रपति सिर्फ नाम का हो और देश की पूरी जो शक्ति है वो प्रधानमंत्री के हाथों में निहित हो। तो वास्तव में भारत में भी तो राष्ट्रपति यही है, लेकिन संविधान के अंतर्गत भारत में राष्ट्रपति को रबर स्टंप घोषित नहीं किया गया है। तो इस आधार पे
कि इसका आंसर हो जाएगा भारत। अब कभी कभी होता है ना कि हमारा देश बहुत कुछ है लेकिन संविधान में, और अगर वास्तविकता में देखते हैं तो हमारा देश वैसा नहीं होता। तो यही बात इधर है कि रबर स्टंप की तरह नहीं है। कहाँ का राष्ट्रपति? भारत का राष्ट्रपति। लेकिन बच्चों, रबर स्टंप का मतलब क्या होता है? कि वैसा राष्ट्रपति जिसके पास कोई अधिकार ना हो, समस्त अधिकार प्रधानमंत्री के पास हो, सिर्फ इनको एक पद दे दिया गया हो और उसका काम करता हो। लेकिन भारत में तो बहुत सारा निर्णय लेने का भी पावर राष्ट्रपति के पास है। जैसे किसी को मृत्यु की सजा सुना दी जाती है तो उसको राष्ट्रपति माफ कर सकते हैं। किसी भी देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष हम लोग के देश आते हैं तो उनको अगुवाई करते हैं। बहुत सारे काम है राष्ट्रपति के। और आपको पता है सेना का भी अध्यक्ष होते हैं। तीन, थल सेना, जल सेना और वायु सेना, तीनों के पदेन अध्यक्ष होते हैं। जब भी हमारे देश में गणतंत्र दिवस मनाई जाती है तो तीनों सेना के जो अध्यक्ष हैं वो राष्ट्रपति को ही सलामी लेते हैं। तो बहुत सारे काम हैं, इसीलिए भारत के राष्ट्रपति को आप लोग रबर स्टंप नहीं कह सकते हैं। तो 105 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चल, नेक्स्ट सवाल है बालक, आज जबरदस्त क्लास लिए हैं, क्योंकि 12th का भी ऑनलाइन क्लास लेना था तो कहीं ना कहीं गला जो है वो फंसा हुआ है। चलिए, कह रहा भारत सरकार ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित किया? शिक्षा का अधिकार अधिनियम का क्या मतलब है? कि 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क में शिक्षा देना है और शिक्षा पर सभी का अधिकार हो। तो ये कानून कब बनाया गया? तो हमारे देश में ये कानून बनाया गया था 2009 ईस्वी में। ये कानून बनाया गया था 2009 ईस्वी में। चलिए, अगला सवाल है कि भारत में नीति आयोग का गठन कब किया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है बालक, और जनरल क्वेश्चन में भी यही लगातार कई बार एग्जाम में पूछा गया था। नीति आयोग, अब बालक आपको बता दें इस नीति आयोग का पहले नाम था योजना आयोग। इसका नाम क्या था? योजना आयोग। याद रखना है, इसका पहले नाम था योजना आयोग। और आपको पता है ना 2014 ईस्वी में जब नरेंद्र मोदी की सरकार बनी तो उसके एक साल बाद यानी 1 जनवरी 2015 ईस्वी को इस योजना आयोग का नाम बदल करके मोदी सरकार ने इसका नाम रख दिया नीति आयोग। इसका नाम रख दिया नीति आयोग। तो क्वेश्चन क्या कह रहा था कि भारत में नीति आयोग का गठन कब हुआ? तो भारत में बालक नीति आयोग का गठन हुआ 1 जनवरी 2015 ईस्वी। वैसे भी आपको पता है कि बहुत सारे चीज़ों का नाम जो है मोदी सरकार में चेंज हुआ या बीजेपी की जो गवर्नमेंट है इसमें चेंज हुआ है। जैसे कि आपको पता है कि नीति आयोग का नाम बदल करके योजना आयोग कर दिया गया। इसी तरह हमारे देश में पहले चलता था नरेगा, कुछ दिन मैंने उसी का नाम चेंज करके सरकार बना दिया था मनरेगा, और आजकल यानी 2026 ईस्वी में उसका नाम चेंज किया गया। तो आप कमेंट करके हमको बताइए, अगर आप इंटरेस्टेड है, वीडियो को अच्छी तरह से देख रहे हैं तो आप कमेंट करके बताइए कि मनरेगा का नाम बदल करके क्या रखा गया है 2026 में। निश्चित रूप से कमेंट करके आप इसका आंसर दीजिए। चलिए, अगला सवाल है 108 नंबर, भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अब देखिए, योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन होगा? तो जो अब योजना आपको समझना होगा कि जो योजना आयोग होते हैं बालक, तो इस योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है। याद रखना, योजना आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं बालक वो होते हैं प्रधानमंत्री। वो कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा कि भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन होंगे? तो जो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री होंगे वही प्रथम योजना आयोग के अध्यक्ष होंगे। तो आपको पता ही है कि हमारे देश के प्रथम जो प्राइम मिनिस्टर थे वो थे जवाहरलाल नेहरू जी। तो योजना आयोग के अध्यक्ष भी कौन हो जाएंगे जी? तो जवाहरलाल नेहरू जी होंगे। चलिए, अब अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है कि वर्तमान भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? देखिए, आपको पता है कि हमारे देश में केंद्र शासित प्रदेश की संख्या जो थी बच्चों वो पहले था 7। केंद्र शासित प्रदेश की संख्या कितनी थी? तो पहले थी 7, लेकिन अब एक जो है ना जम्मू कश्मीर को क्या किया, एक अलग से जो है ना केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिला है। तो वर्तमान समय में केंद्र शासित प्रदेश की संख्या जो है इसमें चेंजिंग हुआ है, और वर्तमान समय में जो केंद्र शासित प्रदेश है इसकी संख्या अब हो गई है 8। याद रखिएगा, वर्तमान समय में जो केंद्र शासित प्रदेश है इसकी संख्या हो गया 8। चलिए, चूंकि एक स्टेट को हटा करके उसको केंद्र शासित प्रदेश में बदला गया था। कहता है भारत में किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज्य चुनाव शुरू हुआ था?
पंचायती राज बालक आप समझते ही होंगे कि जिसमें मुखिया, सरपंच, वार्ड सदस्य, जिला परिषद, ये सभी पद आते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं पंचायती राज्य सरकार। तो हमारे देश का वह सबसे पहला राज्य कौन है जहां पर पंचायती राज्य चुनाव हुए? तो बच्चे याद रखना, वो देश है राजस्थान। और राजस्थान में भी कहाँ? तो नागौर नामक स्थान से सबसे पहले जो है ना पंचायती राज्य की स्थापना की गई थी बच्चों। तो क्या आंसर हो गया? भारत में किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत हुई? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। चलिए, ऊपर नीचे ऑप्शन जाए उससे कोई मतलब नहीं है, आप उसको सही कर सकते हो। अगला सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो कि अभी भारत की सबसे बड़ी पार्टी है और 2014 से लेकर के अभी कंटिन्यू देश में उन्हीं की सरकार है और मोदी जी जो है उन्हीं पार्टी से अभी प्रधानमंत्री हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी बालक 1980 ईस्वी में। आपको बता दें, इसकी स्थापना हुई थी 1980 ईस्वी में। और जब इसकी स्थापना हुई थी तो इसके प्रथम अध्यक्ष थे अटल बिहारी वाजपेयी। याद रखिएगा, इनके प्रथम अध्यक्ष थे बालक अटल बिहारी वाजपेयी। इनके प्रथम अध्यक्ष थे अटल बिहारी वाजपेयी। नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है 112 नंबर। कहता भारत में अब तक कितने बार राष्ट्रीय स्तर पर, मतलब पूरे देश भर में क्या लगाएगा जी, आपातकालीन की घोषणा की गई? तो हमारे देश में बच्चों अभी तक में 3 बार आपातकाल लगा है। आपातकाल को बोलते हैं इमरजेंसी। कब कब लगा है? तो पहली बार लगा था 1962 ईस्वी में, जब भारत और चीन के बीच बालक युद्ध हो रहा था। तो उस समय क्या किया था, जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा जो है ना देश में लगाया गया था इमरजेंसी। तो पहली बार इमरजेंसी कब लगा था? तो ये अभी क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत में अब तक यानी 2026 ईस्वी तक में, आज़ादी यानी 1947 ईस्वी से लेकर 2026 ईस्वी तक में कितने बार इमरजेंसी लगा है? तो 3 बार लगा है। पहला बार लगा है 1962 ईस्वी में, जब भारत और चीन के बीच युद्ध हो रहा था। तो चूंकि भारत की स्थिति उस समय काफी कमजोर थी और आपको पता है कि हम लोग चीन से हारे भी थे, तो उस समय एक बार इमरजेंसी लगा था। दूसरी बार हमारे देश में इमरजेंसी लगी है 1971 ईस्वी में, जब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हो रहा था। समझे ना? आप सोच रहे हो सर क्या इसमें भी हारा था? इसमें हम लोग पाकिस्तान को हराए थे। समझे ना? तो 1971 ईस्वी में दूसरी बार जो है भारत में इमरजेंसी लगा था। समझे ना? और तीसरी इमरजेंसी जो है ना वो सत्ता बचाने के चक्कर में जो है ना कांग्रेस सरकार के द्वारा लगाई गई थी 1975 ईस्वी में। इस समय जब तीसरी बार इमरजेंसी लगाई गई तो ये सबसे भयंकर इमरजेंसी मानी जाती है पूरे देश में। इंदिरा गांधी जो 1971-72 के आम चुनाव में गरीबी हटाओ को नारा देकर के जो सत्ता में आई थी, और चूंकि जो ही वह सत्ता में आई तो देश में कई अप्रिय घटना घटित होने लगे, जैसे कि कच्चे तेल की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ गया, बांग्लादेशी शरणार्थी भारत आने लगे, जिसके कारण भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो बुरी तरह से प्रभावित हो गई। इंदिरा गांधी ने जनताओं से यह वादा किया था कि उनकी सरकार आने पर वो देश में गरीबी को कम कर देंगे, महंगाई को कम कर देंगे, देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाएंगे। लेकिन इसका जस्ट उल्टा हो गया, और जिसके वजह से पूरे देश में जो है कांग्रेस सरकार के विरुद्ध आंदोलन शुरू हो गया था। और बिहार के एक छात्र नेता थे जयप्रकाश नारायण जी, जिन्होंने पटना से आंदोलन शुरू किया और धीरे धीरे यह आंदोलन राष्ट्रीय हो गया और अंततः इंदिरा गांधी पर सत्ता से हटने का दबाव बनने लगा। और वहीं कोर्ट के द्वारा भी जो है उन्हें कुछ आयोग घोषित किया गया था। इंदिरा गांधी बिना सोचे समझी तीसरी बार जो है 1975 ईस्वी में देश में इमरजेंसी लगा दी थी। तो याद रखिए पूरे देश में इमरजेंसी अभी तक कितने बार लगी है? तो बालक 3 बार लगा है। चलिए अगला सवाल बढ़ते 113 नंबर प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। कहता उड़ीसा बिहार से कब अलग हुआ? आपको पता है ना कि उड़ीसा हो गया, झारखंड हो गया, बिहार हो गया, ये तीनों एक ही राज्य हुआ करता था। तो उड़ीसा जो है भारत से कब अलग हो गया? तो उड़ीसा जो है 1936 ईस्वी में जो है बालक भारत से आजाद हो गया। याद रखिएगा 1936 ईस्वी में भारत से अलग हो गया। कहता किसके अनुरोध पर महात्मा गांधी जी, आपको बता दें किसके अनुरोध पर महात्मा गांधी जी चंपारण आए थे? आपको पता है ना गांधी जी जो हैं वो 1917 ईस्वी में जो है ना चंपारण आया था। और किस लिए आए थे? तो बिहार में एक व्यापक तौर पे किसान आंदोलन चल रहा था, उसी में भाग लेने के लिए गांधी जी चंपारण आए थे। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा, किसके अनुरोध पे आए थे? तो अनुरोध करने यानी जो बिहारी उनको बुलाया था उनका नाम था
राजकुमार शुक्ल। आपको बता दें कि 1917 ईस्वी से पहले अंग्रेज सरकार के द्वारा बिहारी किसानों से एक अद्भुत टैक्स वसूला जाता था, और इस टैक्स का नाम था बच्चों तीन कठिया प्रणाली। इस टैक्स का नाम था बालक तीन कठिया प्रणाली। अंग्रेज क्या करते थे कि बिहारी किसानों के पास जितनी भी कुल भूमि होती थी उसके 3/20 भाग पर जबरदस्ती अंग्रेज नील की खेती करवाते थे, और इस नील को वे टैक्स के रूप में ले लेता था। अब नील एक ऐसा पौधा होता था कि जिस खेत में एक बार अगर उसकी फसल लगा दी जाए तो उस खेत की जो फसल उत्पादन क्षमता थी वो काफ़ी कम हो जाती थी, जिसके वजह से बिहारी किसानों की स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होती चली गई। और 1917 ईस्वी आते आते बिहारी किसानों की स्थिति इतनी खराब हो गई कि उन्हें आंदोलन करना पड़ा, और इस आंदोलन को बल तब मिला जब 1917 ईस्वी में राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर गांधी जी बिहार आए, चंपारण आए और बिहार किसान आंदोलन में भाग लिए। समझे? तो क्वेश्चन क्या पूछा था कि किनके अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आए, तो याद रखना राजकुमार शुक्ल जी के अनुरोध पर जो गांधी जी हैं वो कहाँ आए थे, बिहार आए थे। चलिए अगला सवाल है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। आपको पता है ना प्रत्येक राज्य में मुख्यमंत्री के कामकाज को ध्यान में रखने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से एक प्रतिनिधि नियुक्त किया जाता है जिनको हम लोग बोलते हैं राज्यपाल, और राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। याद रखिएगा राज्यपाल की जो नियुक्ति की जाती है उस किसके द्वारा की जाती है जी, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगला सवाल हम लोग पढ़ते हैं 116 नंबर, कहता कृषि तथा ग्रामीण विकास के लिए पुनर्वर्तित करने वाली जो शीर्ष संस्थान है, यानी हमारे देश में जो कृषि है यानी खेती बाड़ी है और ग्रामीण क्षेत्रों में जो विकास करने के लिए जो सबसे बड़ा बैंक है वो बैंक का नाम क्या होता है, तो उस बैंक का नाम होता है नाबार्ड। याद रखिए यही नाबार्ड जो है ना बिहार के या पूरे देश में जितने भी किसान हैं उसको लोन अवेलेबल कराता है। समझे? जिसको केसीसी लोन भी कहते हैं, किसान क्रेडिट कार्ड्स बोलते हैं। और साथ ही साथ अगर किसानों का फसल नष्ट हो जाए तो निश्चित रूप से ये बैंक उसको माफ भी करती है। तो इस बैंक का नाम है बालक नाबार्ड। याद रखना इस बैंक का नाम क्या है जी, नाबार्ड है। कहता कृषि का विकास करना किस पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की गई। आपको पता ही है कि हमारा देश क्या है जी, हमारा देश एक कृषि प्रधान राज्य है, यानी हमारे देश की अर्थव्यवस्था हो या फिर आजीविका हो सबसे ज्यादा अगर निर्भर किसी पर है तो वो कृषि पर निर्भर है। तो आपको याद रखना है कि पहली पंचवर्षीय योजना बालक जब बनी थी ना तो पहली पंचवर्षीय योजना में सबसे मुख्य जो उद्देश्य था वो था कृषि उत्पादकता को ही बढ़ाना था। तो क्वेश्चन भी वही पूछ रहा था कि कृषि का विकास करना किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत लाया गया। तो आपको याद रखना कि कृषि का जो उत्पादन है या कृषि को जो बढ़ावा देना है इसके लिए प्रथम पंचवर्षीय योजना में ही सरकार ने योजनाएं तैयार कर ली, और दूसरी में जो है ना उद्योग पर ध्यान दिया गया। समझे? पहली में कृषि पर ध्यान दिया गया और दूसरी जो पंचवर्षीय योजना बालक आया तो उसमें जो है ना ध्यान दिया गया किस पे, तो उस पे उद्योग पे ध्यान दिया गया था। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक बालक कब हुई है। तो भारतीय संविधान सभा की जो बालक पहली बैठक हुई है वो हुआ है 9 दिसंबर 1946 को। याद रखिएगा 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ। रेड कलम ले लेते हैं ज्यादा दिखेगा। तो इसकी जो स्थापना संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। और आपको याद रखना इसके जो अध्यक्ष बनाए गए थे ये बनाए गए थे सचितानंद सिन्हा को। याद रखना डॉक्टर सचितानंद सिन्हा को भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक के अध्यक्ष बनाया गया था। लेकिन 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को पुनः भारतीय संविधान सभा की बैठक होती है और इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है भारतीय संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष बना दिया जाता है। तो यहाँ पर बहुत सारा कन्फ्यूजन बच्चों एग्जाम में होता है। तो अगर आपको पूछे कि 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को जब संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी तो उसमें डॉक्टर सचितानंद सिन्हा को अस्थायी रूप से अध्यक्ष बनाया गया था, क्योंकि उस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे देश से बाहर थे। जब पुनः 2 दिन बाद यानी 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इंडिया आए और संविधान सभा की दूसरी बैठक की गई तो उसमें जो है ना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया।
तो चूंकि यहाँ पूछ रहा था कि भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई, तो 9 दिसंबर 1946 में। दूसरी बैठक कब हुई, 11 दिसंबर 1946 में। पहली बैठक में अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और दूसरे बैठक में अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए बालक, इसको आप लोग को अच्छी तरह से याद करके रखना है। अगला सवाल है कि समवर्ती सूची के विषय में कानून बनाने का अधिकार किसको है। देखिए बालक, समवर्ती सूची के विषय में कानून बनाने का जो अधिकार है ना, वो राज्य सरकार को भी है और केंद्र सरकार को भी है। तो इसका मतलब, इसका तो आंसर सही हो जाएगा ए और बी दोनों। मतलब राज्य सरकार भी समवर्ती विषयों पर कानून बना सकते हैं, और राज्य सरकार भी बना सकते हैं, केंद्र सरकार भी और राज्य सरकार भी। लेकिन कभी कभी अगर मान लो कि केंद्र में अलग सरकार है और राज्य में अलग पार्टी की सरकार, जैसे कभी उदाहरण ले ले पश्चिम बंगाल और केंद्र सरकार के बीच, मोदी जी और ममता बनर्जी के बीच, दोनों में काफी टकराव देखने को मिलते हैं। तो अब आपके दिमाग में एक सवाल आएगा कि सर, जब राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच टकराव की स्थिति उत्पन्न हो, तो उस समय यह अधिकार किसके पास ज्यादा शिफ्ट करेगा। तो उस स्थिति में केंद्र सरकार के पास जो है ना, कानून बनाने का अधिकार ज्यादा हो जाता है, समझे। लेकिन यहाँ पर वो सवाल नहीं पूछा था, सवाल था कि समवर्ती सूची के विषय में कानून बनाने का अधिकार किसके पास है, तो राज्य सरकार के भी पास है और केंद्र सरकार के भी पास है। तो यानी दोनों मिल करके इसमें कानून बना सकता है। अगला सवाल है बालक, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी। आपको पता होगा, सुचिता कृपलानी जो है भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। ये बड़ा इजी सवाल है और कई बार जनरल कॉम्पिटिशन में ये पूछा जाता है, सुचिता कृपलानी के बारे में। अगला सवाल है कि भारत की राजधानी नई दिल्ली को कब बनाया गया। समझिए, भारत की राजधानी जो है नई दिल्ली को कब बनाया गया। आज देखिए, आज है 13 फरवरी का दिन, जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं या आपके लिए लेकर आए, 13 फरवरी का दिन है, और आज हमारा बर्थडे भी है, समझे ना। और इसी दिन आपको बता दें, 13 फरवरी को ही 1931 ईस्वी में, 13 फरवरी 1931 ईस्वी में क्या हुआ था कि भारत की राजधानी न्यू दिल्ली को बनाया गया था। यहाँ किसी में ऑप्शन नहीं दिया गया है, ये चारों ऑप्शन गलत है, याद रखिएगा। भारत की राजधानी न्यू दिल्ली को बनाया गया था 13 फरवरी 1931 ईस्वी को, 13 फरवरी 1931 ईस्वी को। चलिए अगला सवाल बढ़ते हैं 122 की ओर। सवाल है कि किस परियोजना को गुजरात की जीवन रेखा मानी जाती है, यानी गुजरात का लाइफ लाइन है। तो गुजरात की लाइफ लाइन वाली जो है, इसको हम बोलते हैं नर्मदा नदी घाटी परियोजना। याद रखिएगा, नर्मदा नदी घाटी परियोजना को गुजरात की लाइफ लाइन कही जाती है, समझे। इसका बहुत सारा उपयोग होता है, पनबिजली, सिंचाई, समझे, और भी बहुत सारे चीजों में इसका उपयोग करता है। इकोनॉमी भी बहुत सारा इस पे डिपेंडेंट है। कहता कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के बीच क्या हो गया, लड़ाई हो गया था एक जल को लेकर के। तीन राज्य जो है आपस में भिड़ गए थे एक ही जो है ना नदी के लिए। वह नदी कौन सा है, तो उस नदी का नाम है कावेरी। यानी इस जल विवाद हो गया था सभी के बीच। तो जल विवाद के कारण कौन सा नदी था, तो वो नदी था कावेरी नदी। चलिए बालक, थोड़ा सा आज अतिरिक्त वर्क हुआ है, जिसके वजह से लग रहा है कि क्लास थोड़ा सा स्लो चल रहा है। कहता है बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को बालक हम लोग बोलते हैं नीला ग्रह। पृथ्वी को हम लोग क्या बोलते हैं, नीला ग्रह। क्या जी, आसमान से जब हम लोग पृथ्वी को देखते हैं, तो अत्यधिक समुद्र में जल होने की वजह से हम लोगों का ग्रह दिखता है कैसा जी, नीला ग्रह के रूप में दिखता है। अगर बात करें तो सभी ग्रह पर अलग अलग जो है कारण होते हैं, जिसके वजह से उसका कलर दिखता है। तो हमारे पड़ोस में एक ग्रह है मंगल, और वो दिखता है लाल। तो बालक आप कमेंट करें कि जो मंगल ग्रह है वो लाल क्यों दिखता है, उस पर कौन से तत्व की अधिकता काफी अधिक है, जिसकी वजह से मंगल ग्रह जो है वो लाल दिखता है। अगला सवाल हम पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 125 की ओर। कहता है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो ये है बालक उत्तराखंड में। याद रखिएगा, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान जो है ये बालक है उत्तराखंड में। ये कहाँ है जी, ये है उत्तराखंड में। अगला सवाल है कि बांग्लादेश की मुद्रा क्या है ना। बांग्लादेश जब भी जाइएगा, भगवान ना करे कि आपको जाने की जरूरत पड़े, लेकिन अगर जाइए तो वहाँ चलता है रुपया नहीं, वहाँ चलता है टका, समझे। वहाँ क्या चलता है, टका चलता है। क्योंकि हम लोग के पड़ोस में है, तो कभी हम लोग भी कभी कभी टका टका करने लगते हैं, टका है
तो बांग्लादेश में जब भी जाइए तब टका लेकर जाइए। कहता है भूटान की राजधानी कहाँ है? थिम्पू। समझे, भूटान की राजधानी बालक कहाँ है? थिम्पू है। समझे। और आप तो याद करके रखिए सभी राज्य की राजधानी और देश की राजधानी। हम लोग जब 3, 4, 5 क्लास में हो गए ना, तो पूरे हम लोग याद करके रखते थे, पूरे देश की राजधानी और पूरे स्टेट की राज्य और राजधानी। पहले हम लोग के समय में छोटा सा जीके वाला बुक चलता था, समझे, और पूरा रट करके बनाते थे पेरेंट्स लोग को। और आप लोग से अभी पूछा जाएगा तो बहुत लोग जवाब नहीं देंगे। चलिए अगला सवाल है कि भारत का विरासत पशु कौन सा है? मतलब विरासत वाला पशु कौन सा है? आप देखिए विरासत वाला पशु कैसा होना, जो लगे कि हाँ राजशाही होना चाहिए। तो राजशाही पशु कौन है जी? हाथी है। कौन है जी? हाथी है। चलिए 128 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कहता है टैक्सोल। टैक्सोल, टैक्सोल जो है एक प्रकार का रसायन का नाम है बालक। यहाँ जो टैक्सोल लिखा हुआ है ना, ये एक प्रकार का रसायन है। एक प्रकार का क्या है जी? ये रसायन है, जो कि हिमालय के जो यव क्षेत्र है, हिमालय के जो यव क्षेत्र है वहाँ के एक विशेष प्रकार के वृक्ष के छाल एवं टहनियों से प्राप्त किया जाता है। और इसका उपयोग किस रोग में किया जाता है? तो जान लीजिए कि दुनिया का सबसे खतरनाक रोग कैंसर से बचने के लिए हम लोग टैक्सोल नामक रसायन को उपयोग में लाते हैं। तो ये एक प्रकार का आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट है, जो कि हिमालय के यव क्षेत्र में काफी अधिक मात्रा में पाई जाती है। ये जो टैक्सोल है, ये इससे एक विशेष प्रकार का रसायन तैयार होता है, और उस रसायन से हम लोग कैंसर जैसे रोग से बच सकते हैं। 129 नंबर सवाल था। चलिए 130 पे चलते हैं। कहता ब्रह्मांड में पाए जाने वाले सबसे अधिक मात्रा वाला तत्व कौन सा था? हाइड्रोजन है। अब अगले टॉपिक में हमने आपको बताया था ऑक्सीजन के बारे में, पृथ्वी पर पाए जाने वाला सबसे अधिक मात्रा वाला तत्व था ऑक्सीजन। लेकिन यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है पूरे ब्रह्मांड में पाए जाने वाला सबसे अधिक मात्रा वाला तत्व होता है हाइड्रोजन। अगला सवाल है कि भारत के कितने राज्य पड़ोसी देश नेपाल से सीमा बनाता है? यानी हमारा जो पड़ोसी राज्य नेपाल है, उससे कितने देश ऐसे हैं जो कि अपना सीमा बनाता है? तो हमारे इधर 5 राज्य ऐसे हैं जो कि नेपाल के साथ मिलता है। 5 ऐसे राज्य हैं जिसका सीमा किससे मिलता है? हमारे पड़ोसी राज्य नेपाल से मिलता है। कहता है भारत में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र हैं? यानी हमारे पूरे भारत में कितने ऐसे हैं जो विशेष आर्थिक क्षेत्र है? तो इसकी संख्या बालक हो जाएगी 8। इसकी संख्या कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी। चलिए जो बिना समझाने वाला क्वेश्चन है उस पर हम लोग थोड़ा सा स्पीड से चलते हैं। कहते हैं भारतीय मानक समय रेखा, भारतीय जो मानक समय रेखा है वो कितने राज्यों से होकर के गुजरती है? तो वो भारत के 5 राज्यों से होकर के बालक गुजरती है। समझे, भारत के 5, यानी जो ग्रीनविच रेखा है ना, जो यहाँ से कि जैसे मान लो आप बहुत लोग रखो क्या क्या है ये भारतीय मानक समय रेखा। जैसे मान लीजिए कि हमारा देश ये भारत है, मान लिया जाए। वैसे भाई हमको नक्शा उतना अच्छे से हम नहीं बनाए, तो बीचे बीच एक लाइन खींच दिया गया, जो कि इलाहाबाद के नैनी में उसका जो है ना एक सेंटर रखा गया। तो ये जो रेखा खींची गई है, जिससे जैसे मान लो कि अब क्या है, जैसे भारत एक विशाल देश है, अब यहाँ पर सूर्य की किरणें आएगी और पश्चिमी भाग में सूर्य की किरणें आएगी, और दोनों के बीच में 2 घंटा 36 मिनट का डिफरेंट हो जाएगा। आप जरा सोचिए कि कहीं सूर्योदय हो गया 6 बजे, तो कहीं सूर्योदय होगा 8:30 बजे। तब उस स्थिति में थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा होगा, तो बीच में एगो मानक समय रेखा खींच दिया गया कि यहाँ पर जब सूर्य की किरणें आएगी तो इधर गुजरात वाले को भी मानना पड़ेगा और इधर पूर्वोत्तर राज्य वाले को भी मानना पड़ेगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं भारतीय मानक समय रेखा। तो ये भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो बालक ये भारत के 5 राज्यों से होकर के गुजरती है, याद रखना। 34 नंबर सवाल है कि बिहार राज्य में कौन सा खनिज सबसे अधिक पाया जाता है? हमारे जो बिहार है ना, यहाँ पर सबसे अधिक पाया जाता है अभ्रक। समझे, हम लोग इसका उपयोग क्या कहाँ कहाँ करते हैं? इसका जैसे इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा उपयोग होता है, हड्डी वगैरह टूट जाता है तो उधरों प्लास्टिक व्लास्टिक में इसका थोड़ा मोड़ा उपयोग होता ही है। कहता है भारत का सबसे पुराना तेल शोधक कारखाना कहाँ है? तो भारत का सबसे पुराना तेल शोधक कारखाना है बालक असम में, और उसका नाम है डिगबोई रिफाइनरी। उसका नाम क्या जी? डिगबोई रिफाइनरी। और ये है कहाँ जी? असम में है। कहाँ है? असम में है। हम लोग के भी पड़ोस में एक तेल शोधक कारखाना है जिसका नाम है बरौनी तेल शोधक कारखाना। आपको पता है जब भी आप पटना जाते होंगे, तो अगर आप खगड़िया से पटना की ओर जाते होंगे तो निश्चित रूप से आपके बाईं तरफ जो है ना एक आग चिमनी से निकलता हुआ नजर आएगा, वो है बरौनी रिफाइनरी। समझे,
तो एकमात्र तेल शोधक कारखाना हम लोगों का है यहाँ पर। अगला सवाल हम लोग बढ़ते हैं 36 नंबर सवाल की ओर। कहता मलबे में दबे हुए लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र को उपयोग में लाया जाता है। जैसे मान लीजिए कि कहीं भूकंप आ गया और भूकंप की वजह से बहुत सारा मलबा आ गया, बहुत सारे लोग दब गए, तो अब चूंकि मलबा के अंदर में तो आदमी को घुस नहीं पाएगा, संकीर्ण जगह, या फिर कहीं पहाड़ में लोग काम कर रहा है और पहाड़ दब गया और आदमी जाने में बड़ा दिक्कत है, तो वहां पर एक यंत्र पहुंच सकता है। उस यंत्र का नाम होता है इंफ्रारेड कैमरा। बच्चों, उसका नाम होता है इंफ्रारेड कैमरा। तो मलबे में दबे हुए लोगों का पता लगाने के लिए हम लोग बालक इंफ्रारेड कैमरे को उपयोग में लाते हैं। इसको हम लोग लाते हैं, इंफ्रारेड कैमरे को उपयोग में लाते हैं। 137 नंबर हमारा सवाल है कि बस्ती या मकान में आग लगने की स्थिति में आपको क्या करना चाहिए। जैसे मान लो कि आपके क्षेत्र में आग लग गया है, तो आप क्या करेंगे। आप ये तो नहीं करेंगे कि मोबाइल निकालेंगे और सेल्फी लेना शुरू कर देंगे, देखो बच्चों हमारे आगे में एक बिल्डिंग में आग लग गई है, वहां पर बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं, अभी हम आपको। आजकल जो न्यूज वाले बहुत सारे ऐसे हमारे जिले में न्यूज चैनल वाले हैं जिसको सही से शुद्ध शुद्ध हिंदी नहीं बोलने आता है, और इस तरह से वो रिपोर्टिंग करते हैं, तो कहना मुश्किल है, छोड़िए, इस पे चर्चा करने वाली बात है नहीं। कह रहा बस्ती या मकान में आग लगने की स्थिति में क्या करना चाहिए। पहला क्या, आग बुझाने तक का इंतजार करना चाहिए। अब सोचेंगे कि आग बुझने देते हैं तब जाएंगे, नहीं तो हम भी फंस जाएंगे, तो ये बिल्कुल नहीं करना। क्योंकि आग लगने का, बुझने का इंतजार मत कीजिए, क्योंकि आग बुझेगा ना तब तक सबको बुझा देगा, तो आग बुझने का इंतजार नहीं करना। कहता है दरवाजे की खिड़की को बंद करना चाहिए, यानी जिसके घर में लगा उसका खिड़की वगैरह बंद कर दीजिए कि मेरे इधर लपट ना आवे, तो ऐसा भी नहीं करना है, ये भी गलत है। कहता अग्निशामक दल को बुलाना चाहिए। अग्निशामक है, यहाँ स्पेलिंग गलत लिखा गया है टाइपराइटर के द्वारा। अब अग्निशामक मतलब होता है फायर ब्रिगेड, दमकल की गाड़ी, तो तुरंत आप दमकल की गाड़ी को बुलाइए और ये आकर के आग बुझाएगा। तो 137 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 137 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए 38 नंबर सवाल चलते हैं, 138 पे। कह रहा इनमें से कौन सा प्राकृतिक आपदा नहीं है। गरीबी। गरीबी प्राकृतिक आपदा है रे। गरीबी तो आपके कर्मों का फल है, आप अच्छे से काम नहीं करोगे, मेहनत नहीं करोगे, तो चाहे जितना रईस हो धीरे धीरे गरीब हो जाओगे। इसमें प्रकृति का कोई लेना देना नहीं है, ये आपका अपना स्वयं का एक लक्षण है, तो याद रखिएगा गरीबी इसका आंसर नहीं होगा। अगला सवाल है कि भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप कब आया था। तो 1934 ईस्वी में आया था बालक। भारत में विनाशकारी भूकंप आया था 1934 ईस्वी में, याद रखना है 1934 ईस्वी में। अगला सवाल है कि सर्वाधिक वर्षा भारत में कहाँ होती है। तो भारत में सबसे अधिक वर्षा होती है मौनीसराम में, जो कि मेघालय में, जो कहाँ है, मेघालय में। क्योंकि यहाँ का जो स्ट्रक्चर है ना वो बड़ा अद्भुत है, जितना भी मानसून जाता है ना तो आगे क्या है, पहाड़ है, उससे टकरा कर रिटर्न हो जाता है, और रिटर्न होने के बाद सबसे ज्यादा जो है ना इसी जगह जा करके बरसता है। तो पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा बारिश होने वाला यह स्थान, एक पर्यटन स्थल भी है। हम भी कई सालों से सोच रहे हैं कि एक बार यहाँ जाएंगे, और यहाँ पर काफ़ी अधिक वर्षा होती है। वैसे तो हमारे खगड़िया में भी कभी कभी इतना वर्षा होता है कि पूछिए मत, कुछ कुछ एरिया डूब भी जाता है। अगला सवाल है कि बिहार का कौन सा भाग सर्वाधिक सूखाग्रस्त है। हमारे हमारे बिहार की दो खूबसूरती है, या तो प्रत्येक वर्ष बाढ़ आएगा या तो कहीं ना कहीं सुखाड़ आएगा, और उसके बावजूद भी बिहार में सबसे ज़्यादा अगर रोजगार का कोई साधन है तो कृषि है। अगर बच्चे नहीं पढ़ते हैं तो कुछ करे ना करे एक नौकरी उसके लिए फिक्स है, वो है कृषि। तो लेकिन हमारे बिहार में बहुत सारा चुनौती भी है कृषि को लेकर के। तो बिहार कौन सा भाग सर्वाधिक सूखाग्रस्त है। बालक सूखाग्रस्त का मतलब होता है कि जहाँ सुखाड़ की स्थिति हो, यानी मिट्टी में जो नमी की मात्रा है वो काफी कम हो। तो बिहार का जो दक्षिणी भाग है, याद रखिएगा, बिहार का जो दक्षिणी भाग है वह सुखाड़ से प्रभावित होता है। बिहार का जो दक्षिणी भाग है बालक वो सुखाड़ से प्रभावित है। कहता कोयले का सर्वोत्तम प्रकार कौन है। यानी कोयला चार प्रकार का होता है, एंथ्रासाइट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और पिट। ये पिट लिखा हुआ है, पिट, इसको हम लोग बोलते हैं पिट। तो इसमें सबसे अच्छा कौन है, तो सबसे अच्छा होता है एंथ्रासाइट। ये एक ऐसा कोयला होता है जिसको आप जलाइएगा ना तो धुआं कम देगा और इससे उष्मा काफी अधिक होगा। और सबसे बेकार जिसमें खाली धुआं होगा उष्मा कम देगा वो है पिट। वो कौन है, पिट है। तो इसका आंसर ये तीनों गलत होगा, चूंकि पूछ रहा है सर्वोत्तम सबसे अच्छा, तो सबसे अच्छा हो जाएगा बालक एंथ्रासाइट, सबसे अच्छा हो जाएगा एंथ्रासाइट।
अगला सवाल है कि अमरकंटक की पहाड़ी से निकलने वाली कौन सी नदी बिहार में बहती है? तो अब जैसे हिमालय से निकलने वाली नदी है गंगा, इसी तरह से अमरकंटक पहाड़ी से निकलने वाली जो नदी है वो बिहार में, उसका नाम है सोन नदी, जो कि गंगा नदी में ही आकर के मिल जाती है, जो गंगा नदी में ही आकर के मिल जाती है। कहाँ पे? पटना के आसपास में। 143 नंबर सवाल देख रहे हैं। कहता है अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना कब कब की गई? तो इसकी स्थापना बालक की गई थी 1919 ईस्वी में। इसकी स्थापना की गई थी 1919 ईस्वी में। कहता है दाल में सबसे अधिक क्या पाया जाता है? आपको पता है ना, दाल में प्रोटीन पाया जाता है। समझे? दाल में क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है। इसीलिए भारत के, सॉरी, हमारे खगड़िया जिले के कुछ गांव में कुछ लोग ऐसे हैं जो पूर्णतः दाल रोटी पर निर्भर करते हैं। समझे? क्योंकि इसमें सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है। आप कमेंट करके बताइए कि खगड़िया जिला का कौन सा ऐसा गांव है जो दाल रोटी पर डिपेंडेंट है। चलिए, अरे ये मजाक में है, कुछ सीरियस मत लेना भाई। अगला सवाल है कि किस पंचवर्षीय योजना में उद्योग पर बल दिया गया है? उद्योग। अब चूंकि मैंने जब पहला प्रश्न डिस्कशन करा रहा था तो वहां पर भी हमने बताया कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में सरकार के द्वारा कृषि पर ध्यान दिया गया, और दूसरे पंचवर्षीय योजना में जो है ना, ये दिया गया था उद्योग पर ध्यान। तो क्वेश्चन पूछ रहा उद्योग पर बल दिया गया था किसमें? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ध्यान दिया गया था बालक उद्योग पर। द्वितीय पंचवर्षीय में ध्यान दिया गया था उद्योग पर। चलिए, अगला सवाल है हमारा 147 नंबर। कहता भारत की वित्तीय राजधानी, मतलब क्या इकोनॉमी का जो कैपिटल है वो किसको कहा जाता है? जनरल तो कैपिटल आपको पता ही है कि जनरल कैपिटल है कहाँ पे? ये दिल्ली हो गया। जो हमारा इकोनॉमी कैपिटल है वो कहाँ है? तो हमारा जो इकोनॉमी कैपिटल है बालक वो है मुंबई में। हमारा जो इकोनॉमी कैपिटल है बालक वो कहाँ है? वो है मुंबई में। तो भारत की जो इकोनॉमी राजधानी है वो कहाँ पर है जी? वो मुंबई में है। इसमें से कौन से देश में समाजवादी अर्थव्यवस्था है? अब देखिए, पूरे विश्व में 3 प्रकार की अर्थव्यवस्था बालक है वर्तमान समय में। एक है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, एक है समाजवादी अर्थव्यवस्था, और एक है मिश्रित अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मतलब होता है कि जब देश की अर्थव्यवस्था पूंजीपतियों के हाथों में हो तो उसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे अमेरिका, अमेरिका में आप देखते हैं जितना भी अरबपति है वो सब के, या फिर जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, पैसा वाले लोग हैं, पूंजीपति लोग हैं, या पूरे विश्व में जो सबसे अधिक बड़े बड़े कंपनी का जो मालिक है वो सब अमेरिका के। तो अमेरिका की जो अर्थव्यवस्था है वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। दूसरा होता है समाजवादी अर्थव्यवस्था, माने वही जब देश की अर्थव्यवस्था सरकार के हाथों में हो, बड़ी बड़ी संस्थानें, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, बड़े बड़े कंपनी सब सरकार के अधीन हो, और अर्थव्यवस्था का पूरा केंद्र जब सरकार के हाथों में, तो उसको हम लोग बोलते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था। और कुछ ऐसे देश होते हैं जिसमें पूंजी पर अधिकार कुछ हद तक सरकार का भी होता है और कुछ हद तक देश की बड़ी बड़े कंपनियों का भी होता है, जैसे भारत। अब देखिए भारत में क्या है कि अंबानी जैसे जैसे भी लोग हैं जिनकी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, और बहुत सारा चीज़ जो है अंबानी के ही चीज़ों पर डिपेंड है। अंबानी है, अडानी है, और बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं जो कि सरकार भी उसको रन कर रही है। तो हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। लेकिन आपको याद रखना कि समाजवादी अर्थव्यवस्था का मतलब होता है पूरा का पूरा अधिकार देश के सरकार पर हो। तो इस प्रकार की अर्थव्यवस्था है बालक चीन में। चीन में किसी भी कंपनी को चलने नहीं दिया जाता है। आप जितने भी बड़े बड़े इंडस्ट्रीज हैं, बड़ी बड़ी सड़कें हैं, या जो भी हो, उस पर सीधा अधिकार होगा सरकार का। तो इसलिए चीन की अर्थव्यवस्था को हम लोग बोलते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था। अगला सवाल है 149 नंबर। कहते हैं डेबिट कार्ड का संबंध किससे है? डेबिट कार्ड आपको मिलता है ना बालक बैंक में, तो डेबिट कार्ड का संबंध है बैंकिंग प्रणाली से। याद रखिएगा, डेबिट कार्ड का संबंध होता है बालक बैंकिंग प्रणाली से। याद रखना है, डेबिट कार्ड का संबंध होता है बालक बैंकिंग प्रणाली से। कहते हैं निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय संसाधन है? नवीकरणीय का मतलब होता है कि एक बार उसका उपयोग कर लो और फिर दोबारा हम उसको उपयोग में ला सकते हैं। अगर आप पेट्रोल का एक बार उपयोग कर लेते तो दोबारा उपयोग में नहीं आएगा। गैस को एक बार जला दे तो दोबारा इसको उपयोग में नहीं ला सकते। कोयला को एक बार जला दे दोबारा उपयोग में नहीं आएगा। लेकिन भूमिगत जल का आप रिसाइकलिंग कर सकते हैं। इसको एक बार अगर आप उपयोग कर सकते हैं तो पुनः इसको दोबारा भी उपयोग में ला सकते हैं। इसलिए नवीकरणीय संसाधन हो जाएगा बालक भूमिगत जल। तो इस प्रकार हमारा 150 प्रश्नों का जो ऑब्जेक्टिव डिस्कशन है बालक आज यही समाप्त होता है। आप सभी मन लगा करके पढ़िए और अपना विशेष ध्यान रखिए। हम मिलते हैं आपसे जल्द ही अगले वीडियो में, यानी पार्ट 4 वीडियो में, जिसमें हम लोग 151 से लेकर के 200 प्रश्नों का ऑब्जेक्टिव डिस्कशन करेंगे। जय हिंद।